मुगल सल्तनत के आखिरी समय में जो शक्तियां उभरी, जिन्होंने ब्रजमंडल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन जाट सरदारों के इतिहास में बहुत कम मशहूर हैं। जाटों का इतिहास बहुत पुराना है। जाट मुख्यतः खेती करने वाली जाति है, लेकिन औरंगजेब के अत्याचार और निरंकुश प्रवृत्ति ने उन्हें एक बड़ी सैन्य शक्ति का रूप दे दिया। मुगलिया सल्तनत के अंत में अंग्रेजों के शासन तक ब्रज मंडल में जाटों का प्रभुत्व रहा। उन्होंने ब्रज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। उस समय ब्रज के इतिहास में जाट काल के नाम से जाना जाता था। इन जाट राजाओं ने ब्रज में हिंदू शासन को स्थापित किया। इनकी राजधानी पहले डीग थी, फिर भरतपुर बनाई गई। महाराजा सूरजमल और उनके बेटे जवाहर सिंह के समय में जाट राज्य बहुत फैला, लेकिन धीरे धीरे वह घटता चला गया। भरतपुर, मथुरा और उसके आसपास अंग्रेजों के शासन से पहले जाट बहुत प्रभावशाली में थे और अपने राज्य के संपन्न स्वामी थे। वे कर और लगान वसूलते थे और अपने सिक्के चलाते थे। उनकी टकसाल डीग भरतपुर, मथुरा और वृंदावन के अलावा आगरा और इटावा में भी थी। जाट राजाओं के सिक्के अंग्रेजों के शासन काल में भी भरतपुर राज्य के अलावा मथुरा मंडल में बहुत प्रचलित थे। कुछ विद्वान जाटों को विदेशी वंश परंपरा का मानते हैं, तो कुछ दैवी वंश परंपरा के। कुछ अपना जन्म किसी पौराणिक वंशज से हुआ बताते हैं। ज्यादातर विद्वानों का एक मत है कि जाट आर्यवंशी थे। जाट अपने साथ कुछ संस्थाएं लेकर आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है पंचायत। 5 श्रेष्ठ व्यक्तियों की ग्राम सभा जो न्यायाधीशों और ज्ञानी पुरुषों के रूप में कार्य करते थे। हर जाट गांव समगोत्रीय वंश के लोगों का छोटा सा गणराज्य होता था, जो एक दूसरे के बिल्कुल समान, लेकिन अन्य जातियों के लोगों से स्वयं को ऊंचा मानते थे। जाट गांव का राज्य के साथ संबंध निर्धारित राजस्व राशि देने वाली एक अर्थ स्वायत्त इकाई के रूप में होता था। कोई राजकीय सत्ता उन पर अपना अधिकार जताने का प्रयास नहीं करती थी। जो कोशिश करती थी, उन्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाता था कि किले रूपी गांवों के विरुद्ध सशस्त्र सेना भेजना लाभप्रद नहीं होगा। जाट जन्मजात श्रमिक और योद्धा थे। वे कमर में तलवार बांधकर खेतों में हल चलाते थे और अपने परिवार की रक्षा के लिए वे क्षत्रियों से अधिक युद्ध करते थे, क्योंकि आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करने पर जाट अपने गांव को छोड़कर नहीं भागते थे। अगर कोई विजेता जाटों के साथ दुर्व्यवहार करता या उसकी स्त्रियों से छेड़छाड़ करता था, तो वह आक्रमणकारी हो जाते थे। औरंगजेब के शासक बनने के कुछ ही समय के अंदर जाट आंख का कांटा बन गए। उनका निवास मुख्यतः शाही परगना था, जो मोटे तौर पर एक चौकोर प्रदेश था, जो उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 250 मील लंबा और 100 मील चौड़ा था। यमुना नदी इसकी विभाजक रेखा थी। दिल्ली और आगरा इसके 2 मुख्य नगर थे। इसमें वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन और मथुरा में हिंदुओं के धार्मिक तीर्थ स्थल तथा मंदिर भी थे। पूरब में यह गंगा की ओर फैला हुआ था और दक्षिण में चंबल तक, अंबाला के उत्तर में पहाड़ों और पश्चिमी में मरुस्थल तक फैला था। इनके राज्य की कोई वास्तविक सीमाएं नहीं थी। यह इलाका कहने को सम्राट के सीधे शासन के अधीन था, लेकिन व्यवहार में यह कुछ सरदारों में बंटा हुआ था। जब जाटों पर बात आई तो जाटों ने कुछ ही समय में इतना तहलका मचा दिया था और उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार इतना अधिक है तथा उनका वैभव इतने थोड़े समय में बढ़ गया कि मुगल साम्राज्य की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए इन लोगों के विषय में जान लेना आवश्यक है। आगरा और दिल्ली में जब तक शक्तिशाली शासन रहा, जाट शांतिपूर्वक रहे। वे अपनी जमीन जोतते, माल गुजारी देते और सेना में सैनिक के रूप में अपने आदमियों को भेजते। इसी उदासीनता के कारण इतिहासकार भी उनको उपेक्षित करते रहे। दक्षिण क्षेत्र में युद्ध में होने के कारण औरंगजेब सन 1681 से 1670 तक दिल्ली नहीं आ सका। औरंगजेब के पुत्र वरिष्ठ सेना नायक और सलाहकार औरंगजेब के साथ ही गए थे। मथुरा और आगरा जनपद के जाट अत्याचार और अव्यवस्था को झेलते रहे। स्थानीय फौजदार मुर्शिद कुली खा तुर्कमान, नीच और व्यभिचारी था। उसके शासनकाल में कोई सुंदर महिला सुरक्षित नहीं थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोवर्धन में बहुत बड़ा मेला लगता था। मुर्शिद कुली खा हिंदुओं का वेश धारण करके माथे पर तिलक लगाकर मेले में भीड़ में मिल जाता था, और जैसे ही कोई सुंदर लड़की दिखाई देती थी, उसे वह भेड़ों के रेवड़ पर भेड़िए की तरह झपट कर ले भागता और उसे नाव में, जिसे उसके आदमी नदी के किनारे तैयार रखते थे, डालकर तेजी से आगरे की ओर भाग जाता था। हिंदू बेचारा किसी को न बताता कि उसकी बेटी का क्या हुआ। इस प्रकार के व्यभिचार से जनता में शासन के प्रति आक्रोश उबलने लगा। औरंगजेब को जब इस बात का पता चला तो उसने एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम अब्दुल नबी खां को मथुरा जिले का फौजदार बनाया, जिससे शांति स्थापित हो सके।
अब्दुल नबी खां को आदेश दिया गया कि वह मूर्ति पूजा को बंद कर दे। वह सन 1660 से 1669 तक लगभग 10 वर्ष इस पद पर बना रहा। अब्दुल खां हिंदुओं के लिए बहुत ही कठोर था। उसने मथुरा के मध्य में केशव देव मंदिर के जीर्ण भाग पर मस्जिद बनवाने का निर्णय किया। अत्याचार लगातार होते रहे। जाटों ने बहुत ही वीरता से इनका सामना किया। जाट भारत और पाकिस्तान में रहने वाला एक क्षत्रिय समुदाय है। जाट प्राचीन आर्य हैं। भारत में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बसते हैं। पंजाब में यह जाट जट कहलाते हैं तथा शेष प्रदेशों में जाट कहलाते हैं। जाट एक आदिकालीन समुदाय है और प्राचीनतम क्षत्रिय वर्ग है, जिसकी कई अनुपम विशेषताएं हैं। इसकी सामाजिक संरचना बेजोड़ है। इस जाति ने आदिकाल से कुछ सर्वमान्य सामाजिक मापदंड खुद ही निर्धारित कर रखे हैं। जाट समाज की गोत्र और खाप व्यवस्थाएं बहुत ही प्राचीन हैं और आज भी इनका पालन हो रहा है। जाट समाज में अपने वंश गोत्र के लोग परस्पर भाई भाई की तरह मानते हैं। समय समय पर मीडिया में इन व्यवस्थाओं पर हमला होता रहता है। यह समझना जरूरी है कि जाट जाति क्या है, जाट शब्द कितना प्राचीन है, जाट शब्द कैसे अस्तित्व में आया, जाट जाति की उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, इसका प्राचीन इतिहास क्या है। इनकी उत्पत्ति पर कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि ज्येष्ठ से जाट की उत्पत्ति हुई। कुछ इतिहासकार जाट जाति की उत्पत्ति ज्येष्ठ शब्द से मानते हैं। ऐसी धारणा है कि राजसूय यज्ञ करने के बाद राजा युधिष्ठिर को ज्येष्ठ घोषित किया गया था। आगे चलकर उनकी संतान ज्येष्ठ से जेठर तथा जेटर और फिर जाट कहलाने लगी। कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि पांडवों को महाभारत में विजय दिलाने के कारण भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर की सभा में ज्येष्ठ की उपाधि दी गई थी। अलबरूनी श्री कृष्ण को जाट मानते हैं। वैसे युधिष्ठिर और श्री कृष्ण दोनों के वंशज चंद्रवंशी क्षत्रियों में सम्मिलित हैं। श्री कृष्ण के वंशज जो कृष्णिया या कासनिया कहलाते हैं, वर्तमान में जाटों के एक गोत्र के रूप में मौजूद हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शिव जी की जटाओं से जाट की उत्पत्ति हुई है। यह सिद्धांत देव संहिता में मिलता है। देव संहिता की इस कहानी में कहा गया है कि शिव जी के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक यज्ञ किया था। सभी देवताओं को जो यज्ञ में बुलाया गया, पर न तो महादेव जी को बुलाया गया और न ही अपनी पुत्री सती को ही निमंत्रण भेजा था। शिव की पत्नी सती ने शिव से पिता के घर जाने के लिए पूछा तो शिव जी ने कहा, तुम अपने पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती हो। सती जब पिता के घर गई तो वहाँ शिव जी के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था, न ही उनका कोई सत्कार किया गया। उल्टे शिव जी का अपमान किया गया और बुरा भला कहा गया। अपने पति का अपमान देकर पिता तथा ब्रह्मा और भगवान विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण दे दिए। इससे क्रोधित होकर महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया। आगंतुक राजाओं का मान मर्दन किया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिव को मनाने उनके पास गए। इस समझौते के बाद शिव जी और उनके गण जाटों को बराबर का दर्जा मिला। शिव जी ने दक्ष का सिर जोड़ दिया। दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया। अपनी जटा से महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया था और कुछ और भी गण प्रकट हुए थे। वही गण आगे चलकर जाट कहलाए, जो कि देव संहिता में कुछ श्लोक मिलते हैं। रामस्वरूप जून ने अपनी जाट इतिहास की पुस्तक में वीरभद्र की वंशावली दी है, जिसके अनुसार पुरु की वंशावली में संयति के पुत्र वीरभद्र के वंशज पौनभद्र से पुनिया, कल्हड़भद्र से कल्हड़, दहीभद्र से दहिया, जखभद्र से जाखड़, ब्रह्मभद्र से बमरोलिया आदि जाट गोत्रों की शाखाएं चली। शिव वंश में सम्मिलित और भी गोत्र हैं, जैसे अग्रे, अघा, अगा, अगी, अगाच, ढांडा, ढांडा, धांधा, धीमान, हरि, हरिवार, हरिवाल, हरिकर, खांगल, कीन्हा, किलकिल, कलकल, करकिल, उदर, उंदरास, वर्दा, अंजना आदि प्रकार के गोत्र मिलते हैं।